नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। आप में से ही एक दर्शक हैं, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली के बृहद वीडियो विश्लेषण की मांग की है, तो उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं या इस चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी प्रोग्राम्स इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो जन्म कुंडली मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने जा रहा हूँ, ये जन्म कुंडली एक जातिका की है। इनका जो नामाक्षर है वो का है, तो इन्होंने अपने नाम को गुप्त रखने की मांग की है। और वैसे भी हम बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम में जिसकी भी जन्म कुंडली का अध्ययन होता है उसके नाम को नहीं बताते, तो नामाक्षर जो है वो का से इनका नाम प्रारंभ होता है, वो मैंने आपको बताया। डेट ऑफ बर्थ जो इनका है वो है 24 जनवरी 1997। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है। जन्म का समय जो है 2:24 AM, रात के 2:24। और जन्म स्थान है सोनीपत, हरियाणा। तो आप इस बर्थ डिटेल्स को नोट करके अपने सॉफ्टवेयर पे आप इस जन्म कुंडली को निर्मित कर लीजिए। फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं या जो जन्म कुंडली का अध्ययन को सीखना चाहते हैं किस तरह से किया जाता है, वो स्पेशली इस कुंडली को प्रिपेयर करें। इनके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको इनकी जन्म कुंडली से तलाशने की कोशिश करिए, तो हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो मैंने जन्म विवरण आपको बताया उस आधार पर आपने इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लिया होगा। जन्म का विवरण मैं स्क्रीन पर लिखवा भी दूंगा, तो वो आपको देखने में वहां पर भी मिल जाएगा। अब हम बिना विलंब की आगे बढ़ते हैं और मैं इनके जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। तो इन्होंने शुक्रवार के दिन जन्म लिया है, लेकिन जो इनका ज्योतिषी वार है वो गुरुवार ही माना जाएगा। बहुत बार मैंने इसका कारण बताया, इनके पीछे भी वही कारण है कि जो इनका जन्म है वो मध्य रात्रि 12 बजे के बाद का है, परंतु सूर्योदय से पहले का है। तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से मध्य रात्रि 12 बजे के बाद में अगला दिन लग जाता है, परंतु अगर हम ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ज्योतिष शास्त्र दिनमान को सूर्योदय से सूर्योदय तक का लेता है। तो जो आधुनिक इनका वार है, जन्मवार, वो शुक्रवार माना जाएगा, परंतु ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो इनका जन्मवार है वो गुरुवार माना जाएगा। अब सबसे पहले तो इसका प्रभाव मैं आपको बता देता हूं। गुरु, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म गुरुवार के दिन होता है तो गुरु का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है। गुरु का प्रभाव क्या होता है, ये ऐसे लोग एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर लेते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, चीज़ों को पाने की चाहतें इनकी बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो वो इनके अंदर भी देखने में आएंगी। लोगों को सिखाने की चाहत इनके अंदर रहती है, वो इनके अंदर देखने में आएगी। लोगों को गाइड करने की इच्छा इनके मन में रहती है, तो वो इनके अंदर देखने में मिलेगी। बुद्धिमान भी होते हैं, तीव्र भी होते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन का जन्म है तो गुरु का प्रभाव व्यक्तित्व में आता है। पौष मास में इनका जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि को पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है। देवगण की है ये, कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है। चंद्रमा इस राशि के राशिश बनते हैं और कुंडली इनकी बनती है वृश्चिक लग्न की। तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली है, एक अंश पर लग्न है, अर्थात लग्न का नक्षत्र जो है वो विशाखा नक्षत्र है और जो इनका जन्म नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। तो लग्न का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र होने के चलते व्यक्ति का जो अंदरूनी व्यक्तित्व होगा, जो उसका मूल व्यक्तित्व होगा, उसमें भी गुरु का प्रभाव देखने में आएगा। धार्मिकता भी देखने में आपको इनकी जन्म कुंडली में मिल जाएगी। ये धार्मिक दिखाई पड़ती है जन्म कुंडली के आधार पर। साथ ही साथ अब इस कुंडली को देखा जाए तो लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं कन्या राशि में, और नवमांश में स्वग्रही हैं। तो लग्नेश का लाभस्थ होना, मैंने बहुत बार बताया कि ऐसा व्यक्ति के व्यक्तित्व में लाभ कमाने की, धन कमाने की चाहत बनी रहती है, और अगर वो प्रयास करे तो अच्छा धन अपने जीवन काल में हासिल कर लेता है। द्वितीय भाव में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है, तो द्वितीय भाव में बुध का होना, जो कि लाभेश होकर के द्वितीय में बैठे हैं, तो ये महाधनी योग है। धन के दृष्टिकोण से ये अच्छा है, परंतु द्वितीय भाव में शुक्र का होना
जो कि 12वें का स्वामी होकर के द्वितीय में बैठा है, तो ये धन संचयन में परेशानी देगा, संचित नहीं हो पाएगा। धन आएगा तो अच्छा, परंतु सेविंग्स में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। द्वितीय भाव में धनु राशिस्थ शुक्र बैठे हैं जो कि नवमांश में स्वग्रही हैं, तो ऐसे लोगों की रुचि ज्योतिष इत्यादि में, ज्योतिष तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अंधविश्वासी भी होता है, परंतु आपकी कुंडली में लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते उसमें भी काफी हद तक कमी आएगी, परंतु फिर भी विश्वास और अंधविश्वास में धागे मात्र का फर्क होता है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी हाँ, ज्योतिष इत्यादि को सीखने की, ज्योतिष में आपकी काफी अच्छी रुचि इस कुंडली पे दिखाई मुझे पड़ रही है। पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि जाकर के पंचम भाव में, पंचम पति बनते हैं गुरु, जो कि जाकर के तृतीय भाव में मकर राशि में बैठे हैं। तो गुरु और शनि के परिवर्तन होने के चलते गुरु का नीचत्व एक तरह से समाप्त माना जाएगा। साथ ही साथ नवमांश में वो गुरु स्वराशि के हैं, तो गुरु इनकी कुंडली में पराक्रम भाव में नीच राशि में जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु वो नीच का फल नहीं देंगे। पराक्रम भाव में गुरु का होना भी अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में फंस जाए तो अपने कुल देवी देवता या जिसमें उनकी श्रद्धा है उनको याद करे, तो वो देवता ही इनको उस बुरी परेशानियों से हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लेते हैं। पराक्रम भाव में गुरु हूं तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान से, तो क्योंकि इनका जो पराक्रम है वो ज्ञान के लिए होने लगता है। ज्ञान, अब इनकी कुंडली में तो ज्ञानेश और पराक्रमेश का परिवर्तन ही है, तो जो भी इनके पास ज्ञान होगा वो पराक्रम से होगा, उस पराक्रम से ही अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और उस ज्ञान के हासिल वो सब कुछ हासिल कर सकता है। तो ये आपकी कुंडली दिखाई पड़ती है। सूर्य और गुरु की युति आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में, और गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। वाणी का कारक द्वितीय भाव में बैठा है। टीचिंग का प्रोफेशन इस कुंडली में बहुत अच्छा बनता है। गुरु सूर्य की युति शिक्षक योग, तो अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में जाएं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। सुखपति बनते हैं शनि, जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है ये। सुखेश का ज्ञान भाव में होना, व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत सभी भूमि भवन और वाहन के सुख को पा लेने वाला होता है, तो वो आपकी कुंडली में बनता है। पंचम भाव में शनि केतु की युति है जो कि श्रापित योग के नाम से जानी जाती है, और ये संतान इत्यादि के विषय में आपको परेशानी देगी। पंचम भावस्थ शनि केतु की युति पर मंगल की दृष्टि का पड़ना ये संतान उत्पत्ति में बहुत परेशानी का कारण बनेगा। पेट से संबंधित परेशानी, पेटजन्य रोग की ये शिकायत को प्रदर्शित करता है। वजन बढ़ने की शिकायत को प्रदर्शित कर रहा है। षष्ठेश मंगल ही बन जाते हैं। वैसे तो लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं होगा, लेकिन जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और अपने घर को देख रहे हैं। ऋण आप लेना चाहें तो ले सकती हैं, लेने में दिक्कत नहीं है, परंतु ऋण किसी को दीजिएगा मत। अगर आप किसी को ऋण देती हैं या किसी का आप गारंटर इत्यादि बनती हैं तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। सप्तम पति बनते हैं शुक्र, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। वैसे तो वो गुरु के घर में नवमांश में स्वग्रही है, लेकिन सप्तम पति का द्वितीय भाव में जाना, स्पेशली जब वो शुभ ग्रह हो, तो ये अपने ही भाव से षडाष्टक योग का निर्माण हो जाता है, जिसके चलते जातक के जीवन काल में दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होती हैं अगर कुंडली का मिलान ठीक से ना किया जाए तो। अष्टम पति बुध बनते हैं, जाकर के द्वितीय भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति आकस्मिक रूप से धन भी प्राप्त करता है, और साथ ही साथ बुध की स्थिति भी इनकी कुंडली में अच्छी ही है। धनु राशि में वो बैठे हुए हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। शेयर मार्केट से भी धन लाभ के योगों को प्रदर्शित करता है। हालांकि वो बात अलग है कि पेशेंस की थोड़ी सी कमी होने के चलते शेयर मार्केट में नुकसान होगा, तो वहां तो मत जाइएगा, परंतु अष्टम पति द्वितीय में बैठ के अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता, रिसर्चर स्वभाव का ऐसा व्यक्ति हो जाता है। वैसे भी वृश्चिक लग्न में ये चीज देखने में आती है। भाग्याधिपति चंद्रमा ही बनते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्येश का भाग्य भाव में होना, भाग्य कारक की दृष्टि से दृष्टि ये आपको भाग्यवान बनाता है। वो चंद्रमा के मद्रुम दोष से ग्रसित है, तो आपका मन का भटकाव, मानसिक अशांति और बेचैनी आपके साथ में रहेगी। साथ ही साथ जन्म भी आपका सूर्य चंद्रमा आमने सामने है, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का तो जो आपके चंद्रमा है वो अत्यंत बली है पक्ष बल से, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भाग्येश का अत्यंत बली होना, परंतु मानसिक अशांति, बेचैनी, मन का भटकाव तो ये चंद्रमा आपको भी देंगे। दशम पति सूर्य बनते हैं, जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति अगर किसी चीज को ठान ले तो अपने जीवन काल में उस चीज को पा लेने वाला होता है। ये बात अलग है कि आपका जो सूर्य है उसको जिन्होंने कुंडली बनाई है, या आप अपनी कुंडली को अगर बनाए होंगे तो देखेंगे कि षडबल में सूर्य बहुत कमजोर है। षडबल में सूर्य के कमजोर होने के पीछे बहुत से कारण हैं कि उनको दृग्बल भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ रात का आपका जन्म है, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सूर्य पर राहु की दृष्टि का पड़ जाना, जो कि कहीं ना कहीं सूर्य के बल को काफी हद तक, वैसे तो आपका सूर्य नवमांश में उच्च का है, परंतु वहां भी अगर देखा जाए तो वो दशम भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है और केतु की दृष्टि से दृष्ट है। तो यहाँ पर सूर्य मंगल की युति नवमांश में बनी दशम भाव में बहुत अच्छी बात है, परंतु षडबल में सूर्य का इतना ज्यादा कमजोर हो जाने के चलते आपको सूर्य का प्रभाव जो आपके जीवन काल में मिलना चाहिए उसमें बहुत कमी आएगी। सूर्य को जागृत करना होगा। यहाँ पे लाभ भाव की चर्चा हमने करी कि लाभ भाव में राहु भी अच्छा फल देते हैं, और मंगल और राहु की युति या आपका अंगारक योग तो यहाँ पर बनेगा, जो कि बड़े भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ में रिश्तों में कष्ट को प्रदर्शित करता है, परंतु धन आगमन के दृष्टिकोण से युति बहुत अच्छी है, तो इसको बहुत अच्छा ही माना जाएगा। और व्यय भाव का स्वामी जाकर के धन भाव में बैठा, तो ये भी मैंने आपको बताया कि धन संचयन में कमी आती है। वैसे तो आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो व्यय भाव सुप्त अवस्था में है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, अच्छी चीज है ये।
तो ये था आपकी जन्म कुंडली के प्रत्येक भावों से संबंधित जो भी मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं आप सभी दर्शकों को इनके इंट्रोडक्शन के विषय में बताता हूं, फिर हम इनके प्रश्नों की तरफ चलेंगे और इनके प्रश्नों को इनकी जन्म कुंडली से ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। इन्होंने लिखा है कि आई एम बीएससी बीएड, इन्होंने बीएससी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है। आई वर्कड इन केवीएस स्कूल एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, केवीएस स्कूल में इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करी हुई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। और करेंटली आई एम अनएम्प्लॉयड, वर्तमान समय में ये इन्होंने कहा है कि बेरोजगार हूँ, कोई काम इनके पास में नहीं है। आई एम मैरिड, अच्छा ये शादीशुदा भी हैं। आई गॉट मैरिड ऑन 15 Feb ऑफ 2023, 15 फरवरी 2023 को ही इनकी शादी हुई है, मतलब अभी 3 महीने ही हुए हैं। करेंटली आई एम इन दिल्ली, वर्तमान समय में दिल्ली में है और इनके पति भी जो हैं वो दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, ये इनका कहना है। तो ठीक है, आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो आप वर्तमान समय में अनएम्प्लॉयड तो इसलिए हो गई हैं क्योंकि केतु की दशा में राहु का अंतर चल रहा है आपको, जो कि ठीक नहीं है। केतु में गुरु आने वाले हैं सितंबर के बाद से। अगर आप नौकरी का प्रयास करें तो सितंबर के बाद आपकी कुंडली में नौकरी मिलने के प्रबलतम योग है, वहां पर आपको नौकरी मिल जानी चाहिए अगर आप प्रयास करें तो। और बाकी आप शादीशुदा हैं तो इनके पति की भी जन्म कुंडली मैंने मंगवाई थी, तो कुंडली का मिलान करके देखा और कुंडली मिलान बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक कुंडली मिलान दिखाई पड़ता है। तो मैरिड है, हम सप्तमपति द्वितीय में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो दिक्कत होगी ही होगी, उसको अभी हम आगे चल करके और देखेंगे। बाकी इनके इंट्रोडक्शन में और कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है। पहला प्रश्न इनका है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या नहीं। अब देखिए, सूर्य की जो स्थिति आपकी कुंडली में षडबल में सबसे कमजोर है, वही कर्मेश बनते हैं। मुझे लगता है कि आपको प्राइवेट क्षेत्र में ही जाना चाहिए या प्राइवेट क्षेत्र में एक बार नौकरी ले लीजिए और जैसे जैसे फिर समय आगे बढ़ता है, थोड़ा सा समय लगेगा, अगर आप सूर्य को अपने जागृत करती हैं, जो उपाय मैं बताता हूँ वो आप करती हैं और फिर प्रयास करती हैं तो मिलेगी। बहुत मुश्किल है इस कुंडली में सरकारी नौकरी होना, बहुत मुश्किल, आसान नहीं हो पाएगा। आपके चंद्रमा पर भी केतु की दृष्टि का पड़ना, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करने देता। आप लोगों को सिखा तो सकते हैं परंतु नर्वसनेस, कंसंट्रेशन इश्यूज की परेशानी, साथ ही साथ सूर्य षडबल में बहुत कमजोर है, इस वजह से परेशानी जाएगी। परंतु नवमांश में उनका दशम भाव में बैठ करके उच्च का होना, पराक्रम भाव में सूर्य गुरु की युति का बनना, सरकारी क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी दिलाई जा सकती है अगर आप प्रयत्न करें, आप उपाय करके अपने सूर्य को जागृत करें तो ये आपकी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। परंतु अभी मैं किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की प्रेडिक्शंस आपको नहीं दे रहा हूं। आपको प्राइवेट क्षेत्र में ही जाना चाहिए ताकि आप कुछ धन अर्जित करें, जिससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सके। टीचिंग के अलावा और किस क्षेत्र में करियर के अच्छे योग है। टीचिंग आपके लिए बेस्ट है, टीचिंग से अच्छा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। बाकी आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा का आमने सामने होना, गजकेसरी योग, पंचम भाव में शनि भी बैठे हैं, तो इंजीनियरिंग की तरफ भी आपकी कुंडली इशारा कर रही थी, परंतु आपने बीएससी किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि टीचिंग ही आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट के भी योग बनते थे, लेकिन उसको अभी आपको सीखना होगा, तो उसको सीखने में भी समय लगेगा, लगभग 3-4 साल का समय उसमें भी लगेगा। तो अभी आप शेयर मार्केट की तरफ ना जाकर के आप अपना फुल फिल जो फोकस है, क्योंकि आपका जन्म भी गुरुवार का है, आपका लग्न नक्षत्र भी गुरु का है, गुरु चंद्रमा का आमने सामने होना, नवमांश कुंडली में गुरु का भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के स्वराशि का होकर के बैठना, आपकी जन्म कुंडली में टीचिंग के क्षेत्र से अच्छा कोई भी क्षेत्र नहीं दिखाई पड़ता। और वैसे भी प्रकृति ने जो क्षेत्र हमारे लिए लिख रखा होता है, हम कहीं ना कहीं, हम कुछ भी पढ़ाई करें, घूम फिर के वहां पहुंच ही जाते हैं। तो आप जब बीएससी करने के बाद में आपने बीएड कर लिया और आप टीचिंग के क्षेत्र में आ ही चुकी हैं, तो आपको टीचिंग को ही फुलफिल मान करके टीचिंग के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए। टीचिंग के क्षेत्र से ही आप अपने जीवन काल में प्रत्येक चीजों को पा सकती हैं। वो इस कुंडली में ताकत है कि आपको टीचिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलता ये आपको दिला सकती है। अब देखा जाए तो गुरु जो हैं वो नीच राशि में बैठे हैं, परंतु फल तो नीच का नहीं दे रहे, लेकिन उसके चलते षडबल में वो कमजोर हो गए। सूर्य गुरु की युति है तो गुरु को भी दृग्बल की प्राप्ति नहीं हो रही, इस कारण से षडबल में भी गुरु कमजोर है। तो सूर्य और गुरु को अगर हम बली करें तो आपको टीचिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताएं दिलाई जा सकती हैं। जॉब कब तक मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अगर आप प्रयत्न करें तो सितंबर 2023 के बाद ही जॉब लगने के आपके योग हैं, आपको जॉब मिल सकती है। शुक्र की महादशा मेरे लिए क्या चेंजेस लेकर के आएगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा को योग कारक ग्रहों की दशा नहीं होती, परंतु वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नेश बनते हैं और शुक्र और मंगल एक दूसरे को आपस में सम मानते हैं। इस कुंडली में सप्तम पति बने हुए शुक्र जाकर के द्वितीय में और व्ययपति बने हुए शुक्र जाकर के द्वितीय भाव में पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि उनका स्व नक्षत्र है। नवमांश कुंडली में वो स्वराशि में बैठे हैं। तो शुक्र की महादशा जब भी आपके जीवन में आएगी, व्यय अधिक तो हो जाएगा, व्यय आपका बढ़ने लगेगा, परंतु जीवन काल में एक तरह से स्थायित्व में आते हुए शुक्र की महादशा में ही देखता हूं प्रत्येक आपको जो सुख सुविधाएं ऐश्वर्य है वो आपको मिल सकते हैं। शुक्र की ही महादशा में ये सभी चीजें, भोग, सुख, सुविधाएं, ऐश्वर्य, जितनी भी अच्छी चीजें हैं,
सुखों की प्राप्ति, सुखों का भोग ये आपको दशा शुक्र की करा देगी। परंतु सप्तम अधिपति होने के चलते इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, तो सप्तमेश होकर के अष्टम भाव को देख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस महादशा में, शुक्र की महादशा में, क्योंकि शुक्र की महादशा व्यक्ति को भोग कराती है और भोग की अधिकता ही अक्सर रोग दे देती है। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता आपको है। फिर भी ओवरऑल एक शब्द में कहा जाए तो शुक्र की दशा आपके लिए लगभग 70% अच्छी ही है। और अगर आप ध्यान रख लेती हैं अपने स्वास्थ्य का, अपने भोग का, लिमिट में अगर आप हर चीज़ों को करते हैं, क्योंकि आपका वजन भी बहुत बढ़ता हुआ मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर अगर आप कंट्रोल करके रखें, तो शुक्र की दशा 80 to 85% अच्छी बनाई जा सकती है। बाकी 12वें के स्वामी भी वो बनते हैं। वैसे शुक्र को द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन वो इस लग्न में कारक नहीं है, जिसके चलते कुछ हद तक परेशानियां तो रहेंगी। जिंदगी में कभी किसी का प्यार नहीं मिला, क्या कभी मुझे भी पहली प्रायोरिटी देगा? ये आपका 5वां प्रश्न है कि जिंदगी में कभी किसी के प्यार नहीं मिला, क्या कभी मुझे भी पहली प्रायोरिटी कोई देगा? बिल्कुल, अगर आप कुछ बन जाएं, अगर आप कुछ हों, तो क्यों नहीं आपको लोग प्रायोरिटी देंगे। अगर आप स्वयं को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, मैंने अभी रिसेंट में ही दी एस्ट्रोलॉजी शो में भी इस चीज़ को समझाया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जय जयकार हो, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको प्रेफरेंस दें, लोग आपको प्रायोरिटी दें, लोग आपकी पूछ करें, तो आपको कुछ करना होगा। मैंने सूर्य के उदाहरण से बताया था कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उगता हुआ सूरज लोगों के जीवन में रोशनी प्रदान करता है। तो अगर आप भी किसी के जीवन में रोशनी प्रदान करेंगे, तो क्यों नहीं आपको कोई प्यार देगा। सुख भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है, जहां से माता के सुखों का, जहां से माता का विचार किया जाता है। अब आपके चतुर्थ भाव को अगर देखा जाए तो सूर्य और शनि के मध्य ये पापकर्तरी योग में है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बनता है, जो राहु और मंगल की दृष्टि से दृष्ट है। मंगल की दृष्टि में विच्छेद नहीं, परंतु राहु की दृष्टि में विच्छेद है। कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जो माता का कारक होता है, वो केतु की दृष्टि से दृष्ट तो वो गुरु की दृष्टि से भी है, लेकिन नवमांश कुंडली में देखा जाए तो वो नीचाभिलाषी होकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सुख में कमी को प्रदर्शित करते हैं। परंतु अगर आप अपने जीवन काल में सफल होंगी, तो क्यों नहीं आपको प्यार मिलेगा। अब रही बात, अगर आप जीवन साथी से प्यार की बात कर रही हैं, तो वो लगभग जैसा है, कुछ समय के बाद में थोड़ा बेटर तो जरूर हो सकता है, लेकिन लगभग ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आप दोनों की कुंडली का मिलान मैंने करके देखा हुआ है। तो अगर आपको प्रायोरिटी चाहिए है, तो प्रायोरिटी पाने के लिए तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप उनकी प्रायोरिटी बने। तो जिस तरह से सूर्य लोगों के जीवन में रोशनी प्रदान करता है, उस तरह से आप भी कुछ ऐसा काम करिए। टीचिंग का क्षेत्र वो क्षेत्र है कि पराक्रम भाव में गुरु सूर्य की युति, टीचिंग के क्षेत्र में जाने के बाद में आपको सम्मान मिल सकता है, और इस क्षेत्र में सम्मान होता भी है। तो आप बिल्कुल, अगर आप उस क्षेत्र में उधर आप फोकस करें, तो क्यों नहीं आपको सम्मान, प्रेफरेंस और प्रायोरिटी मिलेगी। तो आप वहां पर अपना काम करिए, वहां पर आप अपना एफर्ट्स करिए। छठा प्रश्न इनका है, विवाह के बाद भी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, डाइवोर्स तक के विचार मन में आ रहे हैं, शादी को अभी कम टाइम हुआ है बट एंगेजमेंट को 1 साल हो गया है। जी, शादी को कम टाइम हुआ है और वर्तमान समय में आपको केतु में राहु का अंतर चल रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि बुरी दशाओं में अगर विवाह हो, जो समय आपके लिए ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में परेशानी रह जाती है। इस समय को निकालिए। कर्क राशि होने के चलते शनि की ढैया भी आपको चल रही है, डाइवोर्स एक ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं पति का स्वभाव जो आपको मिला है वो इसी तरह का मिलने वाला था। जैसे भी करके एडजस्ट करके ये 2-2.5 साल आप निकाल लीजिए, उसके बाद में दाम्पत्य की स्थिति को लगभग हम एवरेज कह सकते हैं। अभी डाइवोर्स इत्यादि का मत सोचिए, मन में बुरे विचार आएंगे, क्योंकि केतु में राहु का अंतर है, शनि की ढैया भी आपको चल रही, जिसके उपाय मैं आपको अभी बता देता हूँ। और जो विवाह में, दाम्पत्य जीवन में जो कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आपकी कुंडली जिस बात को प्रदर्शित करती है, वो सप्तम पति का द्वितीय भाव में जाना। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कुछ उपाय, उनको आप अपने जीवन में अगर करेंगे तो वो उससे भी आपके दाम्पत्य में जो कष्ट परेशानियां हैं उसमें काफी हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। इन्होंने ये भी बताया कि इनकी अरेंज मैरिज है। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज मैरिज भी है तो अच्छी बात है। कुंडली का मिलान बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। क्या मुझे इस शादी में ही रहना चाहिए या फिर अलग होना बेहतर है? इसी शादी में रहिए, अलग होना कोई विकल्प नहीं है, इसी शादी में रहिए। संतान प्राप्ति कब होगी? देखिए, संतान के विषय में इसी प्रश्न को, एक ही प्रश्न पर नजर पड़ी थी जिससे मैंने आपके हस्बैंड की डिटेल्स की मांग की थी। आपके पंचम भाव की स्थिति को देखिए, या वो जो दर्शक इस जन्म कुंडली को देख रहे हैं वो भी देखिए कि पंचम भाव में श्रापित योग लगा हुआ है, शनि केतु की युति, उस पर मंगल की दृष्टि है, प्रथम गर्भ को खराब होने की तरफ सूचना दे रही है। साथ ही साथ पति, जो पत्नी की राशि है वो सम है, कर्क राशि 4 नंबर की राशि, जो कि इवन नंबर की राशि है, और पति की राशि जो है वो विषम आ रही थी। इसके चलते भी कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में परेशानी दिखाई दे रही है।
सबसे पहले तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए, क्योंकि केतु और शनि की जो युति है वो एक नक्षत्र में बनी हुई है, पंचम भाव में, संतान कारक गुरु नीच राशि में बैठे हैं, कुछ हद तक कमजोर भी है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए। कोई डेट नहीं दे सकता हूं मैं आपको संतान के लिए, क्योंकि ये सम विषम की स्थिति बन रही है। फिर भी त्रिपिंडी श्राद्ध करा करके एक अच्छा गर्भाधान का मुहूर्त देख करके संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास किया जाए तो इसको श्रेष्ठ माना जाता है। केतु महादशा में धन की प्राप्ति होगी या नहीं, केतु में गुरु का अंतर आ रहा है तो वो आपके लिए धन प्रदायक मैं देखता हूं, तो अगर आप प्रयास करें तो वो धन प्राप्ति आपको करा सकता है। पैसा हाथ में रुकता भी नहीं है जी, वो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि व्ययपति धन भाव में जाकर के बैठे हैं, तो आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आपकी कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो सोने में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके हाथ में कुछ हद तक पैसा रुक जाएगा, और वही पैसा जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके काम आएगा। इतने ही इनके प्रश्न थे। अब बारी आ जाती है उपाय की। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया त्रिपिंडी श्राद्ध, वो एक बार करवा लीजिए, क्योंकि पंचम भाव में आपके शनि केतु की युति है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसी वजह से करा लीजिएगा। रही बात आपके गुरु को बल देना है, तो सबसे पहले तो आप सूर्य भगवान से प्रारंभ करिए, अगर संभव हो, आपके पास समय रहे। वैसे भी आपने कहा कि अभी आप घर पर ही हैं, तो नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, साथ ही साथ सूर्य भगवान को रोज जल दिया करिए। दूसरी चीज, गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए और स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके आप स्नान करिए। साथ ही साथ गुरुवार के दिन ही एक सोने का छल्ला बनवा करके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिएगा। ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ मुझे दिखाई पड़ता है। एक उपाय आप और करिए कि गुरुवार के दिन एक छोटा सा ताबीज लेकर के केले की पौधे की छोटी सी जड़ निकाल के उस ताबीज में भर करके पीले धागे में अपनी कलाई पे उसको गुरुवार के दिन बांध लीजिए, और 43 दिनों के बाद में उस ताबीज को खोल करके जल प्रवाह कर दीजिए। इससे भी आपके गुरु को बल मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही है उसके लिए शुक्रवार के दिन माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित किया करिए, और अगर आपके पास समय होता है तो नित्य एक पाठ आप दुर्गा चालीसा का करें तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। बाकी केतु की महादशा चल रही है, तो केतु की महादशा के दुष्परिणामों से बचने के लिए बुधवार के बुधवार, या हो सके तो बुधवार से प्रारंभ करके रोज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गणेश जी का ध्यान करिए, उससे केतु जन्य जो दुष्परिणाम होते हैं उसमें कमी आ जाएगी। और शनि की ढैया जो आपको चल रही है, जो कि आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही है, तो हनुमान जी की आराधना करनी होती है। तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 3 परिक्रमा करिए हनुमान जी की, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। बाकी नित्य अपने घर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सकता है आपको उपाय ज्यादा लग रहे हों, परंतु शनि की ढैया भी है, केतु की महादशा भी है, वक्त भी बुरा है, और दाम्पत्य और संतान ये सभी चीजों का समय है। तो मैंने आपको कम से कम उपाय बताए हैं आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, और ये जो बुरे योग चल रहे हैं कुछ उनके लिए। तो इतने सभी उपायों को आप अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करिए। लगभग आधे घंटे का समय आपको नित्य देना होगा। धीरे धीरे करके जब आप इन उपायों को कंसिस्टेंसी से करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक आपको मानसिक शांति भी मिल रही है, और जो बहुत सी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उनसे लड़ने की आपको हिम्मत, परेशानी के सोल्यूशन को आप अच्छी तरह से ढूंढ पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन। यदि आप भी इस जन्म कुंडली के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई उपाय जो कि आपको लगता है इस जन्म कुंडली को देखते हुए कि इनसे कराना चाहिए ताकि हम इनकी लाइफ को और स्मूथ बना सकें, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, साथ ही साथ इस चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी प्रोग्राम्स अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।